सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी भाग 1 के पाठ संख्या 8 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है साइकिल की सवारी। इसके लेखक हैं सुदर्शन जी। प्रस्तुत पाठ एक हास्य कथा पर आधारित है, जिसमें लेखक के मन में साइकिल चलाने का भूत सवार हो जाता है और अपने उसी शौक को पूरा करने के लिए लेखक को काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं, और यही इसका कथानक है। साइकिल की सवारी करने से पहले तथा करने के बाद लेखक पे जो गुजरी, वही सब कुछ इस पाठ के अंतर्गत वर्णित है। तो आइए चलते हैं पाठ की तरफ। ईश्वर ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ, तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। सोचता हूँ भगवान ने यह दोनों विधाएं भी खूब बनाई हैं। विधाएं का अर्थ होता है साधन। लेखक शुरू की लाइनों में कहता है, शुरू की पंक्तियों में कहता है कि जब वह किसी को साइकिल या हारमोनियम बजाते हुए देखता है तो उसे अपने ऊपर काफी तरस आता है, क्योंकि ना तो वो साइकिल चलाना जानता था, ना ही हारमोनियम बजा सकता था। और वह यह सोचता है भगवान ने ये दो विधाएं भी खूब बनाई। एक से समय बचता है, दूसरे से समय कटता है। वो कहता है भगवान ने ये दो साधन बहुत अच्छे बनाए हैं, क्योंकि एक से साइकिल से समय बचता है और हारमोनियम से समय काटा जा सकता है। मगर तमाशा देखिए, हमारे प्रारब्ध में कलयुग की ये दोनों विद्याएं नहीं लिखी गई। लेखक कहता है मगर तमाशा तो यह है, मेरे साथ तमाशा तो यह हुआ है कि मेरे प्रारब्ध का अर्थ होता है भाग्य, कि मेरे भाग्य में कलयुग की ये दोनों जो विधियां हैं, जो साधन हैं, वो नहीं लिखे हैं। अर्थात मैं इन दोनों साधनों का प्रयोग करने में अक्षम हूँ। न साइकिल चला सकते हैं, न बाजा ही बजा सकते हैं। पता नहीं कब से यह धारणा हमारे मन में बैठ गई है। लेखक कहता है ना मैं साइकिल चला सकता हूँ और ना ही कोई बाजा बजा सकता हूँ। और ऐसी धारणा है मन में बुना हुआ विचार। तो लेखक कहते हैं मेरे मन में ऐसा विचार ना जाने कब पनप गया कि ना तो मैं साइकिल चला सकता हूँ और न ही हारमोनियम बजा सकता हूँ। मगर ये दोनों काम नहीं कर सकते। सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, मगर ये दोनों काम नहीं कर सकते। ऐसी धारणा लेखक के मन में बन गई थी। शायद 1942 ईस्वी की बात है। साइकिल चलाना उस समय कठिन माना जाता था। 1942 ईस्वी की बात है। उस समय साइकिल का काफी नया प्रचलन था और सभी लोग इसे सीखना चाहते थे। लेखक भी उनमें से एक था। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए लेखक लिखता है कि शायद 1942 ईस्वी की बात है। बैठे बैठे ध्यान आया कि चलो साइकिल चलाना सीख ले। और इसकी शुरुआत यूं हुई कि हमारे लड़के ने चुपचाप ही यह विद्या सीख ली। लेखक घर में बैठा था और बैठे बैठे ही उसके मन में विचार आया कि चलो साइकिल चलाना ही सीख लेते हैं। और इसकी शुरुआत उसके मन में तब आई जब उसने अपने बच्चे को देखा साइकिल चलाते हुए। उसका बच्चा साइकिल चला लेता था और उसने किसी को बताया भी नहीं था कि वह साइकिल सीख रहा है। और हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा। का बच्चा उन्हीं के सामने से साइकिल पर सवार होकर निकलने लगा। ऐसा देखकर उनके मन में भी साइकिल चलाने का विचार आया। अब आपसे क्या कहें, लज्जा और शर्म के कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठे। अब उनको लज्जा होने लगी कि मेरा छोटा सा बच्चा साइकिल सीख सकता है और मैं इतना बड़ा होकर भी साइकिल नहीं चला पा रहा हूं। सोचा क्या हम ही जमाने भर में फिसड्डी रह गए हैं। फिसड्डी का
पीछे रह जाना। वह सोचने लगे कि क्या पूरे जमाने में सिर्फ हम ही पीछे रह गए हैं? सभी लोग साइकिल चलाना सीख गए हैं, सिर्फ हम ही नहीं सीख पाए। सारी दुनिया चलाती है, जरा जरा से लड़के चलाते हैं, मूर्ख और गंवार चलाते हैं। हम तो परमात्मा की कृपा से फिर भी पढ़े लिखे हैं, क्या हम ही नहीं चला सकेंगे? का मानना था कि क्या सिर्फ हम ही नहीं चला सकते, जबकि मूर्ख और गंवार भी चला सकते हैं साइकिल, बल्कि हम तो पढ़े लिखे हैं। आखिर इसमें मुश्किल क्या है? अब वह खुद से प्रश्न पूछते हैं कि आखिर साइकिल चलाने में मुश्किल ही क्या है? कूद कर चढ़ गए और ताबड़तोड़ पांव मारने लगे। एक बार साइकिल पर चढ़ गए और ताबड़तोड़ जल्दी जल्दी पांव मारने लगे। लेखक कहते हैं इसमें मुश्किल ही क्या है? साइकिल पर एक बार चढ़ जाओ और ताबड़तोड़ जल्दी जल्दी पांव मारो, साइकिल चलने लगेगी। और जब देखा कि कोई इस राह में खड़ा है, तब टन टन करके घंटी बजा दी। और जब लगे कि रास्ते में कोई खड़ा है तो घंटी बजा दो, वह स्वयं हट जाएगा। न हटा तो क्रोधपूर्ण नेत्रों से उसकी तरफ देखते हुए निकल गए। बस यही तो सारा गुर है इस लोहे की सवारी का। लेखक कहते हैं इस लोहे की सवारी अर्थात साइकिल का यही तो गुण है, और बहुत ही आसान गुण है कि उस पर चढ़ जाओ, ताबड़तोड़ मतलब जल्दी जल्दी से पाँव मारो, सामने कोई अगर आ जाए रास्ते में तो घंटी बजा दो। इस प्रकार से साइकिल आसानी से चल सकती है, कुछ ही दिनों में सीख लेंगे। लेखक का मानना है कि हम कुछ ही दिनों में सीख सकते हैं साइकिल। बस महाराज, हमने निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए परवाह नहीं। अब लेखक ने निश्चय कर लिया कि अब चाहे जो हो जाए वो साइकिल सीख कर ही रहेगा। दूसरे दिन हमने अपने फटे पुराने कपड़े की तलाश की और उन्हें ले जाकर श्रीमती के सामने पटक दिए और कहा कि इनकी जरा मरम्मत कर दो। लेखक अगले ही दिन अपने फटे पुराने कपड़ों को खोजता है और खोज कर लाकर अपनी पत्नी के सामने रख देता है और कहता है कि इसको ठीक कर दो। श्रीमती जी ने हमारी तरफ अचरज भरी दृष्टि से देखा। लेखक की पत्नी ने उनकी तरफ आश्चर्य भरी दृष्टि से देखा, क्योंकि ये फटे पुराने कपड़े उसके सामने क्यों रख दिए गए? इन कपड़ों में अब जान ही कहाँ है? जो मरम्मत करूं ये तो फेंक दिए थे, आप कहाँ से उठा लाए, वही जाकर डाल आइए। और श्रीमती जी अर्थात उनकी पत्नी ने कहा, इन कपड़ों में अब जान नहीं है, इनकी मुरम्मत कैसे करूं? इनको जहां से लाया है वही ले जाकर डाल दीजिए। हमने मुस्कुराकर श्रीमती जी की तरफ देखा और उनसे कहा। लेखक मुस्कुराए और अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा, तुम हर समय बहस न किया कर। आखिर मैं इन्हें ढूंढ ढांड कर किसी काम से लाया हूं, तो ऐसे ही तो नहीं उठा लाया। कृपा करके इनकी मरम्मत कर दो। लेखक ने उसे कहा कि तुम हमेशा मुझसे बहस करती हो, अब बहस मत करो। आखिरकार मैं इन फटे पुराने कपड़ों को ढूंढ कर लाया हूं, तो कोई तो औचित्य रहा होगा। मगर श्रीमती जी बोली, पहले बताओ इसका क्या करोगे? श्रीमती की पत्नी प्रश्न पूछती हैं, पहले आप बताओ इनका क्या करोगे, क्या उसके बाद मैं इनको ठीक करूं। हम चाहते थे कि घर के किसी को कानों कान खबर न हो और हम साइकिल सवार बन जाएं। लेकिन लेखक चाहता था कि किसी को भी खबर न हो, कानों कान किसी को भी थोड़ी सी भी खबर न हो कि हम साइकिल सीख रहे हैं और इतने दिनों में हम साइकिल सवार बन जाएं। तब एक दिन जहांगीर के मकबरे जाने का निश्चय करेंगे। लाहौर में जहांगीर का मकबरा है, वहां जाने का निश्चय करेंगे लेखक। घर वालों को तांगे में बिठा दें और कहें, तुम चलो, हम दूसरे तांगे से आते हैं। तब वे चले जाएं, तब साइकिल पर सवार होकर उनको रास्ते में मिले। उस समय टांगे चला करते थे जो घोड़ों की सहायता से खींचे जाते थे। तो लेखक कहता है कि घर के किसी को पता न चले कि हम साइकिल सवार बन गए हैं और हम घर वालों को जहांगीर
मकबरे दिखाने के लिए ले जाएं तो घर वालों को टांगे पे बैठा दें और उनसे कहें कि हम दूसरे टांगे में आ रहे हैं, और जब उन्हें रास्ते में साइकिल पर सवार होकर मिलेंगे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा। हमें साइकिल पर सवार देखकर उन लोगों की क्या हालत होगी। हैरान हो जाएंगे, आंखें मल मल कर देखेंगे कि कहीं कोई और तो नहीं, परंतु हम गर्दन टेढ़ी करके दूसरी तरफ देखने लग जाएंगे, जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं, जैसे यह सवारी हमारे लिए साधारण बात है। उस समय साइकिल चलाना थोड़ा मुश्किल हुआ करता था। तो लेखक ऐसा सोचते थे कि घर के किसी को पता भी ना चले और मैं साइकिल सवार बन जाऊं, और जब वह मुझे साइकिल पर सवार देखें तो वह अपनी आंखें मलते रह जाए, उनको विश्वास ही ना हो कि हम साइकिल चला सकते हैं। पर मैं इस प्रकार से साइकिल चलाऊंगा कि जैसे यह मेरे लिए साधारण सी बात है। झक मारकर बताना पड़ा कि रोज रोज टांगे का खर्च मारे डालता है, और बाद में मुझे बताना पड़े उनसे कि टांगे के खर्चे से तंग आकर मैंने साइकिल चलाना सीख लिया। श्रीमती जी ने बच्चों को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, मुझे तो आशा नहीं कि आपसे यह बेल मेढ़ चढ़ सके। उनकी पत्नी बच्चों को सुलाकर उनकी तरफ देखकर बोली, मुझे तो यह आशा नहीं कि आपसे यह बेल मेल चढ़ सके। बेल मेल चढ़ सके मतलब मुश्किल मुश्किल भरा काम हो सके। श्रीमती जी ने उनसे कहा, मुझे तो आपसे यह आशा नहीं कि आपसे यह मुश्किल कठिन चतुराई भरा काम हो सकता है। खैर, यत्न करके देखिए, अर्थात प्रयत्न करके देखिए, मगर कपड़ों का क्या बनेगा। लेकिन उनसे पूछा, परंतु इसमें पुराने कपड़ों का क्या होगा। लेखक ने रौब से कहा, आखिर बाइसिकल से एक दो बार गिरेंगे या नहीं, और गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं। जो मूर्ख है वे नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, जो बुद्धिमान हैं वे पुराने कपड़ों से काम चला लेते हैं। अर्थात लेखक उन पुराने कपड़ों को पहनकर साइकिल सीखने वाला था, ताकि अगर वह गिरे तो उसके कपड़े, नए कपड़े खराब ना हो, पुराने ही कपड़े फटे। मालूम होता है हमारी इस युक्ति, युक्ति का अर्थ होता है उपाय, मालूम होता है हमारी इस युक्ति का कोई जवाब हमारी पत्नी के पास न था, क्योंकि उन्होंने उसी समय मशीन मंगवाकर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। लेखक कहते हैं कि मेरे इस उपाय का मेरी पत्नी के पास प्रतिकार करने का कोई उत्तर नहीं था। ऐसा इसलिए मालूम पड़ता है क्योंकि उसने तुरंत ही मशीन बनवाई और मरम्मत करना शुरू कर दी। इधर हमने बाजार से जंबक के 2 डिब्बे खरीद लिए। जंबक होता है मलहम, एक प्रकार का चोट लगने पे लगाया जाता है। इधर हमने बाजार से जंबक के 2 डिब्बे खरीद लिए कि चोट लगने पर उनका उसी समय इलाज किया जा सके। इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाश लिया ताकि दूसरे दिन से साइकिल सवारी का अभ्यास किया जा सके। लेखक बाजार गए क्योंकि उनको पता था वो साइकिल सीखेंगे तो गिरेंगे, और गिरेंगे तो चोट लगेगी। इसलिए उन्होंने मरहम भी खरीद लिया और एक उपयुक्त जगह, एक उपयुक्त स्थान, खुला मैदान अपने लिए पसंद किया जहां वो साइकिल की सवारी का अभ्यास कर सके। अब यह सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बनाए। अब साइकिल सीखनी थी तो किसी न किसी से तो सीखनी पड़ती। तो लेखक के सामने यह सवाल था कि अपना गुरु किसे बनाए। इसी उधेड़-बुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए एक बाजी शतरंज की। हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज तो जी नहीं चाहता। यदि जी ना चाहे तो क्या करें। यह कहते कहते हमारा गला भरा है। तिवारी जी का दिल पसीज गया। हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई, मामला क्या है, पत्नी से झगड़ा तो नहीं हो गया। हमने जब उदासी भरी आवाज में कहा कि यदि जी न चाहे तो क्या करें, हम शतरंज नहीं खेलना चाहते, हमारा जी नहीं कर रहा है, तो तिवारी जी जो थे
उनको लेखक पे दया आ गई और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या बात है, कहीं पत्नी से झगड़ा तो नहीं हो गया। हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था साइकिल की सवारी सीख लें, मगर अब कोई ऐसा आदमी दिखाई देता जो हमारी सहायता करे। बताओ, है कोई ऐसा आदमी तुम्हारे ख्याल में? जब तिवारी जी ने उनसे पूछा कि आपकी समस्या क्या है, तो लेखक ने कहा कि मैं साइकिल की सवारी सीखना चाहता हूँ, परंतु कोई सिखाने वाला नहीं मिल रहा। अगर आपकी नज़र में कोई है ऐसा गुरु जो मुझे साइकिल सिखा सके तो बताइए। लेखक कहते हैं कि तिवारी जी ने हमारी तरफ बेबसी की आंखों से ऐसे देखा मानो हमको कोई खजाना मिल रहा है और वे खाली हाथ रह जाते हैं। लेखक कहते हैं कि तिवारी जी उनकी तरफ इस तरह से देख रहे थे जैसे मुझे कोई खजाना मिल गया हो, मैं साइकिल चलाना सीख लूंगा। यह उनके लिए बड़ी आश्चर्य की बात होगी, क्योंकि वह भी साइकिल नहीं चला पाते थे। तो इस प्रकार आगे वह बोलते हैं, तिवारी जी मेरी मानो तो यह रोग ना पालो। तिवारी जी कहते हैं, यह एक बीमारी है, मेरी मानो तो इसे त्याग दो। अब इस अवस्था में साइकिल पर चढ़ोगे और फिर यह भी कोई सवारी है कि डंडे पर अकड़ू बैठे हैं। तिवारी जी कहते हैं, अब आपकी अवस्था ऐसी नहीं है, अब बच्चे नहीं रहे कि साइकिल पर चढ़ने का प्रयास करेंगे। और यह भी कोई सवारी है, डंडे पर अकड़ू बैठे हैं, था यह भी कोई सवारी है डंडे पर, क्योंकि साइकिल लोहे के डंडे की तरह होती है और उस पर कोई पुष्ट पुरुष बैठा है और पैर चलाया जा रहा है। तिवारी जी का कहने का तात्पर्य था कि यह सवारी आपके व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अजी लानत भेजो इस ख्याल पर। लानत का अर्थ होता है धिक्कार। तिवारी जी कहते हैं, धिक्कार दो इस ख्याल को और आओ एक बाजी खेले। लेखक कहता है, मगर हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। कच्ची गोलियां खेलना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अनुभवहीन होना। तिवारी जी लेखक कहता है कि मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, अर्थात मैं अनुभवहीन नहीं हूँ, मैं काफी अनुभवी हूँ। साफ समझ गए कि तिवारी ईर्ष्या की आग में फूंका जा रहा है। लेखक समझ गए कि तिवारी को उनसे जलन हो गई है। मुंह फैलाकर हमने कहा, भाई तिवारी, हम तो जरूर सीखेंगे, कोई आदमी बताओ। आदमी तो ऐसा है, तिवारी जी कहते हैं, चलो तुमको सीखना ही है तो आदमी तो एक ऐसा है, मगर वह मुफ्त में नहीं सिखाएगा, फीस लेगा। दे सकोगे? उन्होंने कहा, एक आदमी है, एक गुरु है जो साइकिल सिखाएगा, लेकिन वह फीस लेगा, पैसे लेगा, क्या तुम दे सकोगे पैसे? लेखक पूछते हैं, कितने दिन में सिखा देगा? और इस प्रकार सवालों की झड़ी लगा देते हैं। तिवारी जी कहते हैं, यही 10-12 दिनों में सिखा देगा आपको। फिर लेखक कहते हैं, और फीस क्या लेगा? तो तिवारी जी ने कहा, सबसे तो 25 लेता है, औरों से 25 लेता है, था सबसे तो 25 लेता है, तुमसे 20 ले लेगा हमारी खातिर। जो हम ले जाएंगे, हम उसको लेके आएंगे तो वह हमारी खातिर आपसे 20 ही रुपए लेगा। तिवारी जी ने बताया ऐसा। हमने सोचा 10 दिन में सिखाएगा और 20 रुपए लेगा। अब लेखक के मन में विचार उठे। लेखक ने सोचा कि 10 दिन में सिखाएगा और 20 रुपए लेगा। 10 दिन 20 रुपए, 20 रुपए 10 दिन, अर्थात 2 रुपए रोजाना। अब लेखक को इसमें लाभ दिखा। उसने कहा, 2 रुपए रोजाना वह सिखाने का लेगा, अर्थात 60 रुपए महीना, और वह भी 1-2 घंटे के लिए। ऐसी 3-4 ट्यूशनें मिल जाए तो 250-300 रुपए महीना हो जाएगा। अब लेखक को साइकिल सीखने में एक और लाभ मिल गया। उसने सोचा, अगर मैं साइकिल सीख लेता हूँ तो मैं 300-400 रुपए या उससे भी ज्यादा महीने कमा सकता हूँ।
हमने तिवारी जी से इतना ही कहा कि जाकर मामला तय कराओ, मगर जी में खुश हो रहे थे। उन्होंने तिवारी जी से ये बात नहीं बताई कि इसका ये भी उपयोग है। उन्होंने कहा जाओ मामला तय कराओ, गुरु को मेरे खोज ले आओ, और अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे कि साइकिल सीखना आ जाए तो एक साइकिल प्रशिक्षण विद्यालय खोल देंगे और 300-400 रुपये मासिक कमाने लगेंगे। इधर तिवारी जी मामला तय करने लगे, तय करने के लिए गए। उधर हमने यह शुभ समाचार जाकर अपनी श्रीमती जी को सुना दिया। कुछ दिनों के बाद हम एक विद्यालय खोलने वाले हैं जिसमें 300-400 रुपये महीने की आमदनी होगी। अभी उन्होंने साइकिल चलाना सीखा नहीं, लेकिन जाकर उन्होंने अपनी पत्नी से समाचार सुना दिया कि हम साइकिल सीख लेंगे और एक विद्यालय भी खोलेंगे जिसमें हम साइकिल का प्रशिक्षण देंगे और 300-400 रुपये आमदनी कमाएंगे। श्रीमती जी बोली, आपकी इतनी अवस्था हो गई मगर ओछापन न गया। उनकी पत्नी बोली, आपकी इतनी ज्यादा उम्र हो चुकी है लेकिन आपका बचपना गया नहीं। पहले आप तो सीख लो, फिर विद्यालय खोल लेना। पहले आप सीखो तो उसके बाद विद्यालय खोलना। मैं समझती हूँ कि आप सीख ही न सकेंगे, दूसरों को सिखाना दूर की बात। उनकी पत्नी कहती हैं, मैं तो यह जानती हूँ कि आप खुद ही नहीं सीख पाएंगे तो दूसरों को क्या सिखाएंगे। हमने बिगड़ कर कहा, यह तुम में बड़ी बुरी आदत है कि हर काम में टोक देती हो। हमसे बड़े बड़े सीख रहे हैं तो क्या हम ना सीख सकेंगे। लेखक ने कहा अपनी पत्नी से, यह तुम्हारी बहुत बुरी आदत है, तुम हर काम में मुझे टोकती हो। हमसे उम्र में ज्यादा लोग वो भी सीख सकते हैं साइकिल, वो भी साइकिल चला रहे हैं, तो क्या हम नहीं सीख सकते। और पहले तो शायद सीखते या ना सीखते, मगर अब तुमने टोका है तब जरूर सीखेंगे, तुम भी क्या कहो। अब लेखक ने निश्चय कर लिया कि अब उनकी पत्नी ने टोक दिया है, उनको उनके बारे में कहा है कि वह नहीं सीख सकते, तो अब वह जरूर साइकिल सीखेंगे। श्रीमती जी बोली, मैं तो चाहती हूँ आप हवाई जहाज चलाएं। यह साइकिल क्या चीज है, पर आपके स्वभाव से डर लगता है। एक बार गिरेंगे तो देख लीजिएगा, साइकिल वहीं फेंक फाक कर चले आएंगे। उनकी पत्नी उनके स्वभाव से परिचित थी और उन्होंने कहा, मैं तो चाहती हूँ कि आप हवाई जहाज चला लें। अर्थात उनके कहने का मतलब, मैं चाहती हूँ आप इससे भी बड़ा काम करें, परंतु मैं आपके स्वभाव से जानती हूँ, आप एक बार साइकिल से गिरेंगे और गुस्से में वही साइकिल को फेंक कर चले आएंगे। इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज दी। तभी तिवारी जी आ गए। हमने जाकर देखा, लेखक ने जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे, उनके साइकिल के गुरु बाहर खड़े थे। हमने शरीफ विद्यार्थी की तरह, लेखक ने एक सभ्य विद्यार्थी की तरह उनके सामने गए, श्रद्धा से उनके सामने हाथ जोड़ा और प्रणाम कर कर चुपचाप खड़े हो। तिवारी जी बोले, यह तो 20 में 20 पर मानते ही न थे, बड़ी मुश्किल से मनाया है। तिवारी जी बोले, यह तो 20 रुपए पे मान ही नहीं रहे थे, ये सबसे 25 रुपए फीस लेते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने इनको मनाया है। पेशगी लेंगे, पेशगी जिसे आप इंग्लिश में एडवांस कहते हैं, मतलब वो पैसे जो शिक्षा देने के पैसे वो पहले ही ले लेंगे। और उनकी गुरुजी का मानना है कि पीछे कोई नहीं देता, मतलब सीखने के बाद कोई पैसा नहीं देता। तो इतने में लेखक कहते हैं, अरे भाई हम देंगे, दुनिया लाख बुरी है, फिर भी भले आदमी से खाली नहीं, 20 रुपए तो चीज ही क्या है। अब इसमें लेखक कहते हैं कि अरे हम देंगे आपको पैसे, दुनिया में चाहे लाखों बुरे हों पर फिर भी अच्छे आदमी की संख्या कम नहीं है, हम आपको पैसे आपके देंगे। हम अपना धर्म लाखों के लिए भी ना गंवाएं, मतलब लाखों रुपए भी हमको मिले फिर भी हम अपने धर्म को नहीं गंवाएंगे। बस एक बार हमें साइकिल चलाना सिखा दें, फिर देखो इनकी क्या क्या सेवा करते हैं। उन्होंने तिवारी जी से कहा गुरु जी के बारे में कि एक बार ये हमको साइकिल चलाना सिखा दें तो देखिए फिर हम इनकी क्या क्या सेवा करते हैं।
मगर उस्ताद साहब नहीं माने। बोले फीस पहले लेंगे। उनके जो उस्ताद थे, जो गुरु थे, वो माने नहीं। वो कहे फीस पहले लेंगे। तो लेखक ने कहा और यदि आपने नहीं सिखाया तो? लेखक ने पूछा और यदि आप फीस लेकर भाग गए, आपने सिखाया नहीं तो बोलते हैं उस्ताद जी कि अगर नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे। फिर लेखक पूछता है और यदि फीस नहीं लौटाई तो? इतने में तिवारी जी आ जाते हैं और कहते हैं अरे साहब, क्या यह तिवारी मर गया है? तिवारी जी कहते हैं कि मैं अभी जिंदा हूँ। आपका पैसा लेकर कोई नहीं रह सकता शहर में। शहर में रहना हराम कर दूंगा। बाजार से निकलना बंद करवा दूंगा। फीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल है? कोई मजाक है फीस लेकर भाग जाना? तिवारी जी ने इतना कहा तो लेखक के मन में भी विश्वास हो गया। लेखक को विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं है। तब हमने फीस के रुपए लाकर उस्ताद को भेंट कर दिए और कहा उस्ताद, कल सवेरे ही आ जाना, हम तैयार रहेंगे। हमने इस काम के लिए कपड़े भी बनवा लिए हैं और अगर गिर पड़े तो चोट पर लगाने के लिए मरहम भी खरीद लिया है। हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उससे साइकिल भी मंगा ली है। आप सवेरे ही चले आए तो हरि नाम लेकर शुरू कर दें। फीस की बात हो गई तो लेखक ने अपने उस्ताद से बता दिया कि उसने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, साइकिल का इंतजाम भी कर लिया है, बस आप सुबह आ जाइएगा। तिवारी जी और उस्ताद ने हमें हर तरह से तसल्ली दी और चले गए। इतने में हमें याद आया कि एक बात कहना भूल गए। अब उस्ताद तसल्ली देकर और तिवारी जी तसल्ली देकर उनको जा रहे थे। इतने में उनको एक बात याद आ गई। लेखक को एक बात याद आ गई जो गुरु से वो अपने कहना चाहते थे। तो नंगे पांव भागे। वह जैसे थे वैसे ही बाजार की तरफ भागे और बाजार में जाकर अपने गुरु को पकड़ा। उनके गुरु हैरान थे और तिवारी जी भी हैरान थे। इतने में लेखक हाफते हाफते, क्योंकि थक गया था वो, हाफते हाफते कहते हैं उस्ताद, हम शहर के पास नहीं सीखेंगे। लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहां सीखेंगे। वहां एक तो भूमि नरम भूमि है वहां पे, और चोट इस कारण से कम लगेगी। दूसरे वहां कोई देखेगा नहीं। अब रात को आराम की नींद कहाँ। बार बार चौंकते थे कि कहीं सूरज तो नहीं निकल आया। उत्सुकतावश लेखक को रात भर नींद नहीं आई। वो बार बार उठ जाते थे यह सोच के कि कहीं सूरज तो नहीं, सुबह तो नहीं हो गई। सोते थे तो साइकिल के सपने आते थे। एक बार देखा कि हम साइकिल से गिरकर जख्मी हो गए। दूसरी बार देखा कि हम साइकिल पर सवार हैं। साइकिल आप से आप हवा में चल रही, अपने आप से हवा में चल रही है और लोग हमारी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर आश्चर्य भरी नजरों से देख रहे हैं। जब आंख खुली तो दिन निकल गया था। जल्दी से जाकर पुराने कपड़े पहन लिए। जंबक का डब्बा हाथ में लिया। जंबक होता है चंपा का फूल। तो जब सुबह हुई तो उन्होंने जल्दी से पुराने फटे कपड़े पहने और चंपा का फूल हाथों में लिया और नौकर को भेज दिया मिस्त्री के यहाँ से साइकिल लाने के लिए। इसी समय उस्ताद भी आ गए और हम भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चले। लेकिन अपने घर से निकलते ही थे कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया और एक लड़के ने छींक दिया। क्योंकि यह दोनों काम अशुभ माने जाते हैं, इसलिए लेखक को इन पर क्रोध आ गया। मगर क्या करते, दांत पीसकर रह गए। एक बार फिर भगवान का पावन नाम लिया, एक बार फिर भगवान का पवित्र नाम लिया और आगे बढ़े। पर बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी जो हमारी तरफ देखता है मुस्कुराता है। अब हम हैरान थे कि क्या बात है। पर जब वह बाजार में पहुंचे तो हर आदमी उनको देखकर मुस्कुरा रहा था। इसलिए लेखक परेशान हो गए, आखिर बात क्या है। सहसा हमने देखा कि
हमने जल्दी जल्दी और घबराहट में पजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए हैं। तभी अचानक लेखक ने देखा कि उन्होंने अपना कुर्ता और पैजामा दोनों उल्टा पहना था और लोग इसी पर हंस रहे थे। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। यह एक लोकोक्ति है। इसका अर्थ होता है कि कोई नया काम शुरू करते ही मुसीबत का आ जाना। हमने उस्ताद से माफी मांगी और घर लौट आए। हमारा पहला दिन मुफ्त में गया। मतलब पहले दिन का तो पैसा उनको देना ही था, उनको कुछ सीखने को भी नहीं मिला और उल्टी कमीज पहनकर वो सीखने तो जा नहीं सकते थे। दूसरे दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद बोले, मैं एक गिलास लस्सी पी लूं, आप जरा साइकिल को थामिए। दूसरे दिन जब निकले तो उस्ताद ने कहा कि मैं एक गिलास लस्सी पी रहा, आप साइकिल को पकड़े रखिए। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के पुर्जों की ऊपर नीचे से परीक्षा शुरू कर दी। अब उनके पास साइकिल उनके हाथ में लग गई तो उन्होंने साइकिल को ऊपर नीचे पूरा उसका जांचा परखा। फिर कुछ जी में आया तो उसका हैंडल पकड़कर जरा चलने लगे। उत्सुकतावश वह उसका हैंडल पकड़कर साइकिल का हैंडल पकड़कर रास्ते पर चलने लगे। मगर 2 ही कदम चले कि ऐसा मालूम हुआ कि साइकिल हमारे सीने पर चली आ रही। 2 ही कदम चले होंगे लेखक साइकिल लेकर, लेकिन साइकिल उनके बस से बाहर हो गई। इस समय हमारे सामने यह गंभीर प्रश्न था कि क्या करना चाहिए, युद्ध क्षेत्र में डटे रहें या हट जाएं। अब लेखक के सामने यह प्रश्न था कि उसने साइकिल लेकर चल तो दिया है, अब यह साइकिल उसके बस के बाहर की है। अब वह इस साइकिल को पकड़े रखे या छोड़ के हट जाए। सोच विचार के बाद यही निश्चय हुआ कि लोहे का घोड़ा है, इसके सामने हम क्या चीज हैं। बड़े बड़े वीर योद्धा भी नहीं ठहर पाते। इसलिए हमने साइकिल छोड़ दी और भगोड़े सिपाही बन मुड़ गए। लेखक ने फिर विचारा कि यह साइकिल हमारे बस की बात नहीं है, बड़े बड़े लोग इसे सीख नहीं पाते हैं। इसलिए भलाई इसी में है कि हम भगोड़े अर्थात भागने वाले सिपाही, पीछे हट जाने वाले सिपाही बनकर साइकिल को छोड़ दें। और दूसरे ही क्षण साइकिल अपने पूरे जोर से हमारे पांव पर गिर गई। जब साइकिल छोड़ा लेखक ने तो साइकिल उनके पांव पे जाके गिर गई और हमारी राम दुआई आवाज एक कोने से दूसरे सिरे तक गूंजने लगी और हमारे चिल्लाने की, हमारी दर्द भरी आवाज बाजार के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच गई। उस्ताद लस्सी छोड़कर भाग आए। उस्ताद लस्सी पी रहे थे, वहीं छोड़कर लस्सी को भाग आए। दयावान लोग भी जमा हो गए। सबने मिल मिलाकर हमारा पांव साइकिल से निकाला। भगवान के एक भक्त ने मरहम का डिब्बा भी उठाकर हमारे हाथ में दिया। दूसरे ने हमारी बगलों में हाथ डालकर हमें संभाला और सहानुभूति से पूछा, चोट तो नहीं आई? जरा 2-4 कदम चलिए, नहीं तो लहू जम जाएगा। इस तरह जब लेखक गिरे तो वहां आसपास बाजार में मौजूद लोगों ने उनको सहारा दिया, उनको उठाया। इस तरह दूसरे दिन हम और हमारी साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी दूर पर जख्मी हो गए। पहले दिन तो सीख ही नहीं पाए, दूसरे दिन लेखक जख्मी हो गए। हम लंगड़ाते हुए घर लौट आए और साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर भेज दी। लेखक लंगड़ाते हुए घर लौट आए और साइकिल को बनने के लिए मिस्त्री के पास भेज दिया। मगर हमारे वीर हृदय का साहस और धीरज देखिए, अब भी मैदान में डटे रहे। मगर हृदय मजबूत था लेखक का और साहसी था। इसी वजह से वह साइकिल सीखने पे डटे रहे। कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए, घुटने तुड़वाए, कपड़े फड़वाए, पर मजाल क्या जो हिम्मत छूट जाए। मतलब काफी परेशानी झेलते हुए भी लेखक ने साइकिल सीखने का साहस नहीं छोड़ा। 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए थे, लेकिन उस पर चढ़ना नहीं आता। साइकिल चलाना लेखक सीख गए, पर चढ़ना उस पर उनको नहीं आता था। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता था तो फिर चढ़ जाते थे और हमारे आनंद की कोई सीमा नहीं थी। सोचते थे
मार लिया मैदान हमने, 2-4 दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे। लेखक साइकिल चलाना सीख गए थे, लेकिन उस पर चढ़ना उनको नहीं आता था। कोई उनको चढ़ा देता था तो वो साइकिल चलाना शुरू कर देते थे, और वह यही सोचते थे कि उन्होंने बाजी जीत ली है और साइकिल चलाना सीख गए हैं, 2-4 दिन में साइकिल चलाने के मास्टर हो जाएंगे। इसके बाद प्रोफेसर और इनके बाद प्रिंसिपल, फिर प्रशिक्षण महाविद्यालय और 300-400 रुपये मासिक वेतन तिवारी जी देखेंगे और इच्छा करेंगे। लेखक ने सोच लिया ये सब कि वो साइकिल अब सीख गए हैं, अब वो प्राचार्य बन जाएंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे, प्रिंसिपल बन जाएंगे और एक महाविद्यालय भी खोल लेंगे जिसमें 300-400 रुपये मासिक पेंशन आएगी। उस दिन उस उस्ताद ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया, ले जाओ अब तुम सीख गए। एक दिन उस्ताद ने उनको साइकिल पर चढ़ाया और छोड़ दिया सड़क पे, कहा कि अब तुम सीख गए, अब खुद से चला लोगे। अब हम साइकिल चला रहे थे और दिल ही दिल में फूले न समाते थे। फूले न समाना मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना। अब वह साइकिल चला रहे थे लेखक, और दिल ही दिल में अत्यधिक प्रसन्न भी थे। मगर हाल यह था कि कोई आदमी 200 गज के फासले पर हो तो हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर। गज एक पैमाना है जिससे लंबाई को नापा जाता है। 1 गज में 3 फीट होता है। तो लेखक क्या करते थे, जब उनके सामने कोई लगभग 600 फीट दूर भी कोई व्यक्ति रहता था तो वह जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते थे ताकि वह रास्ता खाली कर दे, और कहते थे साहब जरा बाईं तरफ हट जाइए, और उससे कहते थे जरा बाईं तरफ हट जाओ। अगर कोई दूर फासले पर कोई गाड़ी दिखाई देती थी तो लेखक के प्राण सूख जाते थे, और उस समय उनके मन की जो दशा होती थी उसे परमेश्वर ही जान सकता था। जब गाड़ी निकल जाती तब कहीं जाकर उनका जान में जान आती। सहसा सामने से तिवारी जी आते दिखाई। लेखक जब साइकिल चला रहे थे तो अचानक ही उनके सामने तिवारी जी आते हुए दिखाई दिए। हमने उन्हें भी दूर से ही चेतावनी दे दी। लेखक ने उन्हें दूर से ही चेतावनी दे दी, तिवारी जी बाईं तरफ हो जाओ वरना साइकिल ऊपर चढ़ जाएगी। उन्होंने कहा तिवारी जी बाईं तरफ चले जाइए सड़क के, नहीं तो साइकिल आपके ऊपर ही चढ़ जाएगी। तिवारी जी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, जरा एक बात तो सुनाते जाओ। तिवारी जी ने उनसे कहा, जरा एक बात तो सुनते जाओ। हमने एक बार हैंडल की तरफ देखा, दूसरी बार तिवारी जी की तरफ, और जवाब दिया, इस समय बात कैसे सुन सकते हैं, देखते नहीं हो साइकिल पर सवार हैं। लेखक साइकिल पर सवार था तो एक बार उसने सामने देखा और फिर तिवारी जी की तरफ और कहा, हम आपकी बात कैसे सुन सकते हैं, आपको देखना चाहिए कि हम साइकिल पर सवार हैं। तिवारी जी बोले, तो क्या जो साइकिल चलाते हैं वो किसी से बात नहीं सुनते? जरूरी बात है, जरा उतर जाओ। हमने लड़खड़ाती हुई साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया। लेखक ने साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया, उतर गए तो चढ़ाएगा कौन? तिवारी जी चिल्लाते ही रह गए और हम आगे निकल गए। तभी सामने से एक टांगा आता दिखाई दिया। हमने दूर से ही डांट लगाई। सामने से एक टांगा दिखाई दिया उनको आते हुए, और वह दूर से ही चिल्लाने लगे, लेखक भाई जरा बाईं तरफ, हम नए चलाने वाले हैं, अर्थात हम अभी जो नए नए सीखने वाले हैं, आप बाईं तरफ हो जाओ। टांगा बाईं तरफ हो गया। हम अपने रास्ते चले जा रहे थे कि अचानक पता नहीं घोड़ा भड़क गया या टांगे वाले को शरारत सूझी, जो भी हो टांगा सामने आ गया। हमारे हाथ पैर फूल गए। जरा सा हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते। मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है, था संपत्ति के समय हमारी बुद्धि काम नहीं करती।
उस समय हमें ख्याल ही ना आया कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है। उस समय उनको याद नहीं रहा कि हैंडल को घुमा के अपना रास्ता बदला जा सकता है। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों ही टांगे के नीचे आ गए। हम बेहोश हो गए। जब होश आया तब हम अपने घर में थे। वह साइकिल लेकर टांगे वाले से भिड़ गए और बेहोश हो गए, और जब उनको होश आया तो वह घर पर थे। हमारी देह पर कितनी ही पट्टियां बंधी थी। हमें होश में देखकर श्रीमती जी ने कहा, क्यों, अब क्या हाल है? मैं कहती न थी साइकिल चलाना ना सीखो। उस समय तो किसी की सुनते न थे। जब उन्हें होश आया तो उनकी पत्नी ने उन्हें सुनाना शुरू कर दिया। कहा कि मैंने तो हमेशा से आपको मना किया है कि साइकिल मत सीखो। जब मैं मना करती थी तब आप किसी की सुनते न थे। हमने सोचा कि सारा इल्जाम तिवारी जी पर लगा दें। लेखक ने सोचा कि अपनी कमियों को छिपाकर सारा इल्जाम तिवारी जी पर डाल दें कि उन्होंने उन्हें परेशान किया, जिस वजह से वह टांगे से जा भिड़े। बोला, यह सब तिवारी जी का शरारत है। और लेखक ने कह भी दिया कि यह सब तिवारी जी की शरारत है। श्रीमती जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, उनकी पत्नी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह चकमा उसे देना जो कुछ जानता ना हो। उस टांगे पर बच्चों को लेकर मैं ही तो घूमने निकली थी। मतलब वह जो टांगा था जिससे तिवारी जी की भिड़ंत हुई, उस पर उनकी पत्नी ही बच्चों को लेकर घूम रही थी। सोचा चलो सैर कराएंगे और तुम्हें साइकिल चलाते भी दिखाएंगे। निरुत्तर होकर हमने आंखें बंद कर ली। लेखक निरुत्तर हो गए, अर्थात बिना किसी उत्तर के हो गए। आंखें बंद कर ली। उस दिन के बाद फिर कभी लेखक ने साइकिल को हाथ नहीं लगाया। तो ये था आपका पाठ